सारी चीज़ें आपको बताई गई जिससे आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि आपको बताना नहीं था, आपको सिखाना। कहती हैं कि बेटवा तुम आओ चाय ले जाओ, तो इन लोगों को क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, या ऐसा समझती है कि ये लोग हैं ही नहीं। डंकी के चारों ओर का वो वाला एरिया जिसमें तुम डंकी के फोर्स का, डंकी के इन्फ्लुएंस का एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब कितनी फोर्स से ये किक करता है, कितनी फोर्स से ये किक करता है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद तो जाओगे नहीं, लेकिन जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितनी डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस पे रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। चलिए बिल्कुल वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सर में। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसी का आज है लेक्चर नंबर 2। अगर पहला वाला नहीं देखा है तो जाएं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाएं और देख लें जल्दी से। तो देखें आज के लेक्चर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको एक एक छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जिससे कि जो आप आगे आने वाले डेरिवेशन है वो सारी चीज़ें कर पाएँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताई जाएगी। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताया जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसी के लिए 2 डेरिवेशन भी पढ़ने हम लोगों को जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, इसके बाद है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कवर। तो इसको हटाते हैं भाई जल्दी से, इसको जल्दी से हटाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखना चाह रहे हैं। किसकी जा रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं। किसकी वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। किसकी, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा ये जो कूलम थे, कूलम नाम के जो हमारे पास बाबा थे भाई, इन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, तो हम फिर से वही ले लेते हैं, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये हो गया Q1 और कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, Q2 ले लिया। ठीक, अब जैसे हम बोल देते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनकी डिस्टेंस कितनी थी, तो कितने डिस्टेंस पे रखे हुए थे, ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, ये रखे हुए थे R डिस्टेंस पे। अब वही पुरानी बात है, ये 2 चार्ज कूलम नाम के बाबा थे, 2 चार्ज लेके आए थे, Q1 लेके आए थे, Q2 लेके आए थे, R डिस्टेंस पे रखे हुए थे। अब फिर वही पुरानी कहानी चल रही थी, बच्चा है, बच्चों ने पूछना शुरू किया कि बाबा ये जो फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को, वेक्टर फॉर्म देखते हैं किसके, कूलम्स लॉ की। देखें, अच्छा अभी के लिए हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास Q1 चार्ज है और जो Q2 है, दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस को हम लोग कैसा लेट करके चल रहे हैं कि बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। दोनों चार्जेस अगर हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों चार्ज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगती है, तो सर रिपल्सिव फोर्स लगती है। कैसी फोर्स लगती है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करती है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक, देखें अब जैसे ये हमारे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पहला वाला चार्ज है, इस दूसरे वाले चार्ज को क्या बोल रहा होगा, चल दूर भाग। ये दूसरा वाला चार्ज क्या बोल रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी भाई, है ना। ये फोर्स किधर की तरफ लग रही होगी, इधर की तरफ लग रही होगी। तो Q1 चार्ज लगा रहा Q2 पे इधर की तरफ, Q2 चार्ज लगा रहा Q1 पे इधर की तरफ। अब जरा ध्यान से देखना, फोर्स किस पे लग रही है, तो फोर्स सर लग रही है चार्ज नंबर 2 पे। फोर्स किस पे लग रही है, तो फोर्स लग रही है चार्ज नंबर 2 पे। लगा कौन रहा है, तो एक्सर्ट कर रहा है 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F21। अच्छा सर ये जो F21 है इसकी कोई एक सर्टेन डायरेक्शन है क्या, हाँ सर्टेन डायरेक्शन है, वो इधर की तरफ ही है। जब अगर दोनों चार्जेस हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये F21 इधर की तरफ ही होगा। F21 को हम लोग पढ़ते क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं। F21 को हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो देख लो, बिल्कुल आसान है भैया, देखना ज़्यादा लोड नहीं लेना। F21 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो जो
फोर्स लग रही है चार्ज Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, F21 लिख रहे हैं। ठीक, अब देखना जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम यहाँ पे करके देखें, सर ये हमारा कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो फोर्स किस पे लगा रही है, तो फोर्स लग रही है सर 1 पे, लगा कौन ना है, तो लगा रहे हैं 2, इसको हम लोग क्या लगा दे, वेक्टर लगा दे, क्योंकि इसकी एक क्या है, सर्टेन डायरेक्शन है, और हमें पहले से भी ये बात पता है कि फोर्स कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं, ये F12 है, ये F21 है। ठीक, 2-4 चीजें और देख लेते हैं भाई। अगर इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखना है, जितनी बातें यहाँ बताई जा रही हैं देख लो, बिल्कुल आसान लगेगा, हलवा लगेगा, एकदम नसों में बस जाएगा। रात को 12 बजे मंजुलिका आएगी, उठा के पूछेगी आमी जे तू माँ बता, तब भी बता दोगे, गारंटी है। पूरा ध्यान यहीं पर लगाना, नजरें एकदम स्क्रीन पे, अगल बगल भटकेगा नहीं भाई। देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। किसका सीख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। देख ले यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग पास आर आ रहा है, तो आर को हम लोग लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर ऐसे हम लोग क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इसको टोपी पहना देते हैं, ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। अगर सर अच्छा ए आया होता तो हम क्या इसके ऊपर भी कैप लगा देते, बिल्कुल लगा देते। बी आता तो बी के ऊपर भी कैप लगा देते, तो सर ये क्या बन जाता, यूनिट वेक्टर बन जाता। चलो इतनी बात तो ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर का यूज क्या है इसमें, इसको बता किस ले रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, बता रहे हैं। ठीक है, पहले सीख लो फिर बताते हैं कि इसका इसमें यूज क्या है, एकदम बेहतरीन मजा आ जाएगा भाई, पहले सीख लोगे तो। चलो जल्दी से देख लो भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सर यूनिट वेक्टर आता है केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसका नाम ही है ना यूनिट, इसका नाम ही क्या है, यूनिट है, यूनिट बोले तो 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता। आता किस लिए है, वेक्टर बोले तो डायरेक्शन को शो करने के लिए आता है। ठीक, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको तो लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको लिखे रहने देते हैं भाई। ठीक है, ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में हम लोगों को नहीं सीखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 11th में पढ़नी है। 11th में पढ़ के आए आप लोग, पढ़नी क्या है, ठीक है ना, 11th में सारी चीज़ें पढ़ के आए आप लोग, जिसने पाप की 11th में उसका नहीं बता सकते भाई हम। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए आता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर की तरफ से किधर की तरफ को शो करेंगे भाई, देख लो। अगर हम चार्ज 1 से किधर की तरफ जा रहे होंगे, चार्ज 2 पे जा रहे होंगे। अगर हम इस तरफ क्या दिखाने की कोशिश करें, राइट वर्ड डायरेक्शन में क्या दिखाने की कोशिश करें, एक यूनिट वेक्टर दिखाने की कोशिश करें, तो उसका नाम क्या होगा, देखिएगा जरा। अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज हमारा क्या है, Q2 है, इधर की तरफ अगर हम दिखाने की कोशिश क्या करें, एक यूनिट वेक्टर दिखाने की कोशिश करें, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, R लिख दें। जा कहाँ से कहाँ की तरफ रहे हैं, तो 1 से लेकर के 2 की तरफ जा रहे हो, उधर ही हमने क्या लगा दिया है, कैप लगा दिया है, और ये बन गया R12 कैप बन गया। ठीक, अब देखिए ये यूनिट वेक्टर आता है किस लिए, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है, तो बस वही तो काम है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन दिखा दी। और यूनिट वेक्टर क्या है, यहाँ पे R12 कैप है, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक, अब अगर Q2 से Q1 की तरफ आ रहे होंगे, तो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा। इधर की तरफ यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R21 कैप आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो तो हम लोग ऐसा लिखते थे, अगर थोड़ा बहुत किसी को ध्यान हो तो हम लोग ऐसा लिखते थे। आर अगर 1-2 वेक्टर लिखना है तो हम लोग क्या ऐसा लिखते थे, R2 माइनस R1 लिखते थे क्या, R2 माइनस R1 लिखते थे क्या। तो अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे होंगे तो R2 माइनस R1 कर रहे होंगे, अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, अगर 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अगर 2 से 1 की तरफ आ रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। अरे पीछे वाला लेना है माइनस आगे वाला कर देना है। देखना फिर से देखना भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में आपको क्या क्या बताया गया कि F21 इधर की तरफ है, F12 इधर की तरफ है, ये यूनिट वेक्टर दिखा दिया हमने, R12 कैप दिखा दिया, ये R21 कैप दिखा दिया है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। इतनी बातें अगर क्लियर है आपको, ये पूरा फिगर क्लियर है, और ये जो चीज़ें आपको बताई गई कि सर R12 लिखा हो तो इसको R2 माइनस R1 लिखते हैं, ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, और अभी 12th में मैथ्स के सिलेबस में भी हमारे वेक्टर, तो वहाँ पे भी जाके सीख लेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक, यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या बताया गया कि सर
कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, और जो कि इक्वल हो जाता है, ये आर के इक्वल हो जाता है, इसको आर भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को अगर ऐसे नहीं लिखना चाहें, अगर हम लोग इसको ऐसे न लिखना चाहें तो हम लोग केवल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इतनी बातें अगर क्लियर हो तो भाई हम आगे बढ़ना चाहेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, आर कैप से लिखते हैं। यूनिट वेक्टर होता है, किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ डायरेक्शन को शो कर दिया है भाई, किससे, यूनिट वेक्टर से। अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, R12 कैप कर दिया। अगर 2 से 1 की तरफ आ रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, R21 कैप कर दिया, ठीक। अब ये 2 यूनिट वेक्टर दिखा दिए। अब ये अगर यूनिट वेक्टर हमने दिखा दिए हैं तो थोड़ी सी ज्ञान की बात हमने और सीख ली कि अगर कहीं धोखे धाके से इनकी वैल्यू अगर कहीं रखनी पड़ जाए तो हम लोग क्या रख सकते हैं, R12 वेक्टर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। R21 की जगह क्या रखेंगे, तो R1 माइनस R2 रख देंगे। मतलब पहले वाले को बाद में रखना है, बाद वाले को पहले रखना है, ठीक है। R21 है तो R1 को पहले रख दिया, R2 को किधर रख दिया, बाद में रख दिया। एक्चुअली ये R1 R2 क्या होते हैं, तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर। R1 और R2 क्या होते हैं, तो ये होते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, R1 मान लीजिए यहाँ पे है, R2 मान लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, जैसे मान लीजिए R12 निकालना है, मतलब R1 से किधर की तरफ जा रहे हो आप, 2 की तरफ जा रहे हो। तो पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, R2 माइनस R1 कर दोगे। अगर यही जस्ट इसके अपोजिट किधर से, R2 से R1 की तरफ नहीं आ रहे होगे आप, मतलब आपसे क्या पूछ दिया जाए, R21 पूछ दिया जाए, तो आप लोग क्या कर देंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे। मतलब क्या करना है आपको, बाद वाला जो है उसको पहले लिख देना है, माइनस जो पहले वाला उसको बाद में लिख देना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई तो भैया आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अगर देखना है भाई, तो सबसे पहले हम लोगों को ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। ये तो मतलब 11th का ज्ञान है, जो आपने पाप किए हैं उन पापों को मैंने धुल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में। अगर कूलम्स लॉ का हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद है। क्या याद है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लिख दिया। चलिए अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें वेक्टर कहाँ है, वेक्टर का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो हम नाम ले आते हैं। मैं देखें, अगर यहाँ पे इसको हम लोग किसमें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसको, कूलम्स लॉ को, तो हमने सबसे पहले क्या किया, कूलम्स लॉ में जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को हमने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब इसमें क्या लाना है, वेक्टर लाना है। तो सर अगर वेक्टर लाना है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन आनी चाहिए। अगर सर डायरेक्शन लानी है तो बिल्कुल सिंपल बात है कि हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, फिगर में पहुंच जाते हैं। तो हम फिगर में पहुंच गए। हमने फिगर में सर क्या देखा कि यहाँ पे 2 फोर्स दिख रही हैं, एक F12 दिख रहा है और एक ये फोर्स दिख रही है हमें F21 दिख रही है, ठीक। तो सर कौन सी फोर्स ली जाए, तो हम आपसे कहेंगे कि कोई भी फोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये 1-2 अच्छा लग रहा है तो 1-2 ले लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे 2-1 अच्छा लग रहा है तो 2-1 ले लीजिए। चलिए बारी बारी से लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 ले लेते हैं, पहले 1-2 ले लेते हैं, बाद में 2-1 ले लेंगे। इसके ऊपर हम क्या लगा दें, वेक्टर लगा दें। सर वेक्टर क्यों लगा दिए, क्योंकि इसकी क्या है, डायरेक्शन फिक्स्ड हो गई है। जब तक ये F था तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स थी, लेकिन अगर हमने F12 लिख दिया है तो F12 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, F12 का लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 हो जाएगा। मतलब Q1 पे फोर्स लग रही होगी Q2 की वजह से। अब अगर जैसे मान लो हम Q1 है, ये महोदय क्या है, Q2 है, ये हम पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब ये हम पे फोर्स लगा रहे होंगे तो हमको जो फोर्स लगा रहे होंगे उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। मतलब हम पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन महोदय के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये हम पे कैसी फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। ये भी हमको पीछे ढकेल रहे होंगे, हम भी इनको ढकेल रहे होंगे। अगर केवल फोर्स की बात की जाए तो वो डायरेक्ट जो हमारे पास कूलम्स लॉ होता है वही हो जाता। लेकिन अगर हम अपने केवल अकेले के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनकी एक क्या है, सर्टेन डायरेक्शन है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये सर्टेन डायरेक्शन है, तो सर इसके ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया। जी हाँ, लगा दिया। अब आगे देखते हैं, सर इधर तो वेक्टर है लेकिन इधर कहाँ वेक्टर है, इधर तो वेक्टर है लेकिन इधर वेक्टर नहीं है। अब ये जो इतने अमाउंट का फोर्स लग रहा है,
इसकी डायरेक्शन किधर है। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन की जो फोर्स लेते हैं उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जिस डायरेक्शन की फोर्स लेते हैं उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो सर किस डायरेक्शन की, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की हमने फोर्स ली है, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की फोर्स कौन सी है, F12 है। तो सर क्या आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वाला ही यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो जी हाँ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वाला ही यूनिट वेक्टर ले लेंगे। वो कितना है, तो R21 कैप है। तो सर इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई करा दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या, क्यों फर्क पड़ेगा भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, जितने के जितने यूनिट वेक्टर होते हैं सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। किस लिए यूज किए जाते हैं, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, कौन, यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, जी वेक्टर फॉर्म हो गई। अच्छा अगर सर 21 के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल लिख देते हैं, ये हमने लिखा F वेक्टर 21, ठीक। उसके बाद वही सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद ये 21 है, तो सर जिस डायरेक्शन की आपने बताया फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन का क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो उसी डायरेक्शन का हम लोग क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आ गया, R12 कैप आ गया। उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आ गया, R12 कैप आ गया, ठीक। अब थोड़ी सी ज्ञान की बात यहां से देखिएगा भाई, थोड़ी सी ज्ञान की बात यहां से देखिएगा। अच्छा अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, R12 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, R2 वेक्टर माइनस क्या लिख रहे हैं, R1 वेक्टर लिख रहे हैं। R21 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा एक थोड़ा सा छोटा सा दिमाग ये लगाइएगा, अगर हमारे पास ये R21 वेक्टर लिखा है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या छेड़खानी करनी, कुछ नहीं करनी। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग क्या कर लें, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा जरा बताना, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो सर माइनस में कौन था, तो R2 था, तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में कौन था, तो R1 था, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब क्या करना है आगे, अब देखो भाई क्या करना है, R2 माइनस R1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए आंखें मीच के। तो R2 माइनस R1 की जगह क्या लिखना है हम लोगों को, R12 वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, R12 वेक्टर लिख देना है भाई, R12 वेक्टर लिख देना है, ठीक। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, R12 वेक्टर लिख देना है। अब अच्छा देखिए भाई, अगर ये जो R21 वेक्टर है, ये जो R21 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। और ये R21 वेक्टर होगा कितना, तो सर 2 से चलेंगे 1 तक पहुंच जाएंगे, यही हमारा क्या होगा, R21 वेक्टर होगा। अच्छा R12 वेक्टर क्या होगा, तो सर 1 से चलेंगे 2 तक पहुंच जाएंगे, यही क्या होगा हमारा, R12 वेक्टर होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो सर आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे तो आप पूरी पूरी डिस्टेंस बता रहे हैं। अच्छा तो फिर अच्छा, लेकिन आप एक बात थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि अगर R21 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, अगर R21 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R कैप 21 वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर होगी, R21 वेक्टर की कैप की भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, यूनिट वेक्टर ले लें, अगर हम दोनों साइड क्या ले लें, यूनिट वेक्टर ले लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस R12 वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ, R21 वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो वही सिंपल सा काम कर देते हैं भाई, दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं, दोनों तरफ हम लोग लगा देते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब ऊपर इसको टोपी पहना देते हैं भाई, इसका हैप्पी बर्थडे है तो इसको टोपी पहना देते हैं, ठीक। इसको कर दिया हमने ऐसे करके पैक, ठीक। अब देखें इसका काम कहाँ आएगा, तो इसका काम यहाँ आएगा, ठीक। अब हमारे पास ये जो F21 आया था, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, F21 इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या था, R12 था। अच्छा ये R12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर R21 इक्वल टू नेगेटिव R12 लिख सकते हैं, तो ये नेगेटिव साइन अगर इधर भेजते हैं तो क्या हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, इस R12 की जगह क्या लिख दिया जाए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ लगा लेते हैं, नेगेटिव हम लोग बाहर लगा लेते हैं। अच्छा पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, R21 कैप लिख देते हैं, और इस नेगेटिव साइन को यहाँ बाहर चिपका देते हैं भाई, एकदम देखिए
ये नेगेटिव साइन कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब देखिए ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 कैप, और ये किसकी वैल्यू थी, ये सर किसकी वैल्यू थी, तो F12 की वैल्यू थी, और ये F12 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 कैप। तो इसके पूरी की जगह पे हम लोग क्या चिपका सकते हैं, तो F12 चिपका सकते हैं। क्या चिपका सकते हैं, F12 चिपका सकते हैं। ये हो गया 12 वेक्टर। सर एक चीज़ आप भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव साइन लगाइए, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, आई बात समझ में। तो ये थी क्या, ये था भैया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये आपके कूलम्स लॉ की क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई जिससे आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि आपको बताना नहीं था, आपको सिखाना था। ठीक, अच्छा ये तो हो गया, पहला केस हो गया जिसमें दोनों चार्जेस क्या हों, लाइक चार्जेस हों। ये कैसा केस हो गया, केस फर्स्ट हो गया जिसमें दोनों चार्जेस कैसे होंगे, हमारे लाइक चार्जेस होंगे, पहला भी पॉजिटिव दूसरा वाला भी पॉजिटिव। अच्छा सर इसका एक अपोजिट केस भी हो सकता है, आप लोग कहेंगे, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है बच्चों। फिर हम आपको बताएंगे केस नंबर सेकेंड डाल के, क्या डाल के बताएंगे, केस नंबर सेकेंड डाल के बताएंगे, जहां पे क्या होगा, एक चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो सर उसके लिए भी फिगर बना दीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज रख लेते हैं Q1, यहाँ पे हम लोग चार्ज रख लेते हैं Q2। सर जगह कम बची है तो छोटा छोटा बना रहे हैं, जी हाँ छोटा छोटा बना रहे हैं भाई, क्योंकि आप लोग साथ में नोट कर लेंगे, है ना, बार बार नोट करेंगे थक जाएंगे आप लोग, है ना, बहुत सारा काम रहता है आपको। देखें, एक कोई चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं भाई, एक कोई चार्ज क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, Q2 को कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। Q2 कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अब जरा बताइए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक महोदय नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव क्या कहेंगे, आ गले लग जा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव से क्या कहेंगे, आ गले लग जा। मतलब इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स एक्ट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी। कैसी फोर्स एक्ट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी। सर अगर आपको पता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर ये देखिए कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है। कैसी फोर्स एक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करती है। इसके लिए भी हम लोग सारी चीजें वही फैला देते हैं ज्ञानबाजी। देखिए भैया ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक, अब इधर की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी फोर्स होगी, वो फोर्स होगी कितनी, अब जो इस पे फोर्स लग रही है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, F1 किसकी वजह से लग रही है, 2 की वजह से। इसमें अब कोई सोचने की बात तो नहीं है, F12 तो अब नहीं चिल्लाओगे ना, अब क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। बताया गया नहीं बताया गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक, अब देखना जरा दूसरे वाले अगर चार्ज के लिए देखोगे तो क्या लिखोगे, तो दूसरे वाले चार्ज के लिए क्या लिख दोगे, F21 लिख दोगे। ठीक है, वेक्टर लगाना मत भूलना भाई। ठीक, अब यूनिट वेक्टर बना दो सर, जैसे ये सेम बनाया वही सारी चीजें इसमें भी दिखानी है हम लोगों को। आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना लीजिएगा, बड़ा बना लीजिएगा, तो एकदम बेहतरीन फिगर बन के आएगा भाई। ठीक, देखें अब अगर इसके लिए हम लोग दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे सर, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर दिखाएंगे नेगेटिव माइनस Q2 यहाँ लिख देते हैं भाई। ठीक है, ये प्लस Q1 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर दिखाएंगे वो 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो क्या दिखाएंगे, R21 कैप दिखाएंगे। अब जब 1 से 2 की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, R12 कैप दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, हम लोग दिखा देंगे R12 कैप दिखा देंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो फिर से अब सर क्या करेंगे, तो यही दोनों काम कर देते हैं हम लोग। पहले F12 के लिए लिखेंगे, F12 के लिए लिखेंगे, फिर वही सेम काम किसके लिए कर देंगे, F21 के लिए कर देंगे। तो चलिए करते हैं भाई, F12 के लिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F12 के ऊपर सर वेक्टर लगा दीजिए, चलिए लगा दिया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चलिए अच्छा लग रहा है। तो सर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं ना, 1 पे जो फोर्स लग रही है, किधर की तरफ फोर्स लग रही है सर, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, आगे की तरफ लग रही है। अगर हम खुद को क्या मानना है, 1 मानना है, तो हमें किधर की तरफ खींचा जा रहा है, इधर की तरफ खींचा जा रहा है। अगर हमें इधर की तरफ खींचा जा रहा है तो हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, तो सर राइटवर्ड डायरेक्शन वाला लेंगे, उसी डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो वो है R12 कैप। कितना है, R12 कैप। बिना सोचे समझे लिखना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखें, दिमाग तो यहाँ लगाना था भाई, है ना, अब यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल कहानी आसान कर दी गई आपके लिए। देखें भाई,
F21 वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखें F21 के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स सर किधर की तरफ है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, तो जो सर ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो बिना सोचे समझे काम किया जाए, चलिए किया जाए भाई। तो R21 कैप लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, R21 कैप लिख दिया जाए। ठीक है सर, फिर से वही काम किया जाए, चेंज करने वाला, चलिए चेंज किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं धीरे से एकदम। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R21 कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव R12 कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव R12 कैप लिख सकते हैं। और ये नेगेटिव साइन हम लोग कहाँ लगाते हैं सर, बिल्कुल आराम से एकदम आप रेड मार्कर के साथ आगे लगा देते हैं भाई। ठीक है, तो हमने ये आगे लगा दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया F21 और ये आ गया F21, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ चेंज कर दी। देखें अब ये जो पूरी वैल्यू है भाई, इतनी जो पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 कैप, देख के आंखें चमकी की नहीं, तो आंखें चमक गई होंगी बच्चा आपकी, है ना। ये तो सर F12 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, F12 की वैल्यू है। तो आप लोग बड़े आराम से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, नेगेटिव हम बाद में लगाते हैं, F12 वेक्टर लिख देंगे, कैसा वाला साइन लगा के सर, नेगेटिव वाला साइन लगा के। तो बच्चों ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। ठीक, पूरी कहानी एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, बहुत अच्छी कहानी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देख लीजिएगा भाई, दो चार्ज रखे हुए थे, एक था Q1 दूसरा Q2, यूनिट वेक्टर दिखा दिए, 1 से 2 की तरफ R12 कैप, 2 से 1 की तरफ R21 कैप। 1 पे जो फोर्स लग रही है F12 वेक्टर, 2 पे जो फोर्स लग रही है F21 वेक्टर, बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, अब अगर हम लोग F12 के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा था। तो फोर्स के लिए सिंपली फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना ही लिखा था। फिर हमने कहा था भैया कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए सर वेक्टर ढूंढा जाए। अब फिगर में हमने वेक्टर ढूंढा तो एक 1 2 दिख रहा था, एक 2 1 दिख रहा था। हमने पहले क्या उठा लिया, 1 2 वेक्टर उठा लिया। F12 वेक्टर इक्वल टू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना था ही, तो हमने क्या लिख दिया, F12 लिख दिया। जब F12 लिख दिया, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। इधर तो वेक्टर आ गया, लेकिन इधर भी वेक्टर आना चाहिए। तो हमने क्या बताया, जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन का आपको क्या ले लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया, R21 ले लिया। ठीक, F12 लिखा है, F12 फोर्स बोले तो पीछे की तरफ, और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर भी किधर की तरफ लेना है, पीछे वाले लेना है। तो क्या ले लिया हमने, R21 वेक्टर ले लिया। अब अगर F21 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F21 की तरफ फोर्स इधर की तरफ, तो इधर वाला ही हम लोग क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस R12 कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई ब्रैकेट में, किच्ची 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 R21 कैप नेगेटिव वाला इक्वल होता है R12 कैप के। ठीक, और यहाँ पे भी लिख दीजिएगा भाई ऐसे ब्रैकेट बना के, किच्ची किच्ची R कैप 21 इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ R12 कैप, ऐसे पैक कर दीजिएगा। ठीक है, ये केस अलग है और उधर वाला केस अलग था। ठीक, तो अब इतनी वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू थी, तो ये F12 की वैल्यू थी, F12 रख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, F21 इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, एक एक बात को पकड़िएगा भैया। ठीक है, दूसरे केस में हमने क्या किया, तो एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, उसको इस प्रकार से कर दिया, ज्यादा कुछ कथा कहानी नहीं की गई, बिल्कुल सिंपल बातचीत थी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा भाई, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया। चल अब देखते हैं इसकी जरूरत क्या थी भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने को, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना ही क्यों पढ़ा, इतनी सारी वेक्टर की कहानी बतानी क्यों पड़ी, ना बताते तो काम नहीं चलता क्या, काहे लिए कूलम बाबा इतनी खोपड़ी खाए हैं बताओ, हैं? एक लॉ कम था बताओ, वेक्टर फॉर्म भी दे दिए उसकी, है ना। ठीक, देख लें, अगर वेक्टर फॉर्म की अगर हम लोग क्या देखना चाहें, जनरल फॉर्म देखना चाहें, अगर उसको जनरल केस में अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म को, सिंपली अगर लिखना चाहें तो एफ वेक्टर होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लोग आर कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन आपको बच्चों पता है कि ये जो आर कैप होता है इसको हम लोग आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर से रिप्लेस कर सकते हैं,
और इसकी जगह सर अभी आपने बताया था पीछे वाली ना, पीछे जो भी हमने लिखा था कथा कहानी, वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो जनरल फॉर्म बन जाती है वो क्या बन जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाता है, आर वेक्टर, ए आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या होती है, तो जनरल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्या होती है, तो जनरल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होता है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ की जनरल फॉर्म है, जनरल वेक्टर फॉर्म है। ठीक, अब इसमें देखो 1 2 और 2 1 नहीं आ रहा है, मतलब केवल इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जरूरत क्या पड़ी भैया, क्या जरूरत पड़ी वेक्टर फॉर्म पढ़ने की, कूलम्स लॉ को पढ़ने की। वाई वी नीड टू स्टडी, वाई वी नीड टू स्टडी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखें भैया क्यों जरूरत पड़ी। तो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से हम लोगों को दो चीजें पता चली। कितनी चीजें पता चली, दो चीजें पता चली। ठीक है, कौन कौन सी दो चीजें पता चली, सबसे पहली चीज ये पता चली कि अगर चार्ज एक यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, ये Q1 है, ये कितना है, Q2 है, कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये कितना है सेपरेशन इनके बीच में, तो इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R सेपरेशन है। कितना सेपरेशन है, R सेपरेशन है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाया गया इधर की तरफ, Q2 Q1 पे लगाया गया इधर की तरफ, और ये हम लोगों ने सीखा था कि F12 इक्वल टू क्या होता है, F21 वेक्टर होता है। मतलब जितना फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही 2 कितने पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस केवल इतना है कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आने का मतलब ये है कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। बस डिफरेंस ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब यहाँ पे फोर्स का एक पेयर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, फोर्स का एक पेयर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये कहानी सुन के, ये बातें सुन के आपको न्यूटन के थर्ड लॉ की याद आ गई होगी। क्लास 11th में पढ़े होगे, थर्ड में नहीं। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ की याद आ गई होगी कि ये एक्शन रिएक्शन के पेयर की बात करते हैं। कौन, न्यूटन बाबा क्या बात करते हैं कि कोई फोर्स अकेले नहीं लगती है, हमेशा पेयर में वर्क करती है। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म से क्या पता चला कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है इसके लिए भी वैलिड है, कूलम्स लॉ के लिए भी वैलिड है। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात क्या पता चली, तो दूसरी बात ये पता चली कि ये जो फोर्स एक्ट करती है सर जी, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन बच्चा जी कितना है, तो बीच का जो सेपरेशन है कितना है, वो है R सेपरेशन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करती है वो किसके अलोंग होती है, जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसके अलोंग होती है, उसके पैरेलल होती है। मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगर रिपल करता है इसको, तो ये इसी डायरेक्शन में करता है, न कि इधर न इधर, है ना। जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक, तो ये थी जरूरत, इसी वजह से हम लोगों को पढ़ना पड़ा था कूलम्स लॉ, क्योंकि हम लोग जानना चाहते थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है कि नहीं लगता है इसमें, और ये भी जानना चाहते थे कि जो फोर्स एक्ट कर रही है, रिपल्सिव फोर्स तो है, इसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग जानना चाहते थे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं भी नोट करेंगे तो भी कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की ड्राइव लिंक दे दी जाएगी भाई, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट करा लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे भाई। देखें, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। का है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो अलग है बेटा, ये प्रिंसिपल अलग है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो जहां पे आपके पास ग्रुप ऑफ मल्टीपल चार्जेस हो, एक ग्रुप हो जिसमें बहुत सारे क्या हो, चार्ज हो,
तो वहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। 2 वर्ड और बढ़ा दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो मतलब आपके पास क्या आ जाए, मल्टीपल चार्जेस आ जाएं, तो हम लोग किसकी मदद लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद लेनी पड़ती है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल 2 वर्ड्स में खत्म किया जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख लें, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपका नाम जैसे हम रख देते हैं बाबूराव, बी फॉर बाबूराव, यहाँ बैठे हुए हो आप, ठीक है। आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, ये हैं आपकी मम्मी है, ठीक है। रिश्तेदार बोले तो आपकी बुआ जी आई, कौन आई है, बुआ जी आई हैं। और कौन आया है, तो पापा जी आए हैं। और कौन आया है, तो फूफा जी आए हैं, ठीक। ये पापा जी, ये मम्मी जी, ये फूफा जी, ये बुआ जी, ठीक। अब जब घर पे सभी लोग रिश्तेदार आ जाते हैं तो क्या होता है, मम्मी कहती हैं बेटा आओ चाय ले जाओ, पापा कहते हैं ले बेटा ये जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, बढ़िया बुआ आई हैं, जो बहन है हमारी आई हैं, और जाओ बढ़िया बाजार से कुछ ले आओ, कुछ पनीर वनीर ले आओ, बनेगा बढ़िया चीज़ एकदम बनेगी। फूफा जी कहते हैं बेटा रहने दो, फूफा जी क्या कहते हैं, बेटा रहने दो। बुआ जी क्या कहती हैं, आओ बेटा हमारे पास बैठ जाओ, बहुत सालों बाद आए हैं, आओ थोड़ा सा बातचीत करें तुमसे, ठीक। अब देखो ये सारी चीज़ें होती हैं तो होता क्या है, देखो अब जब मम्मी तुमसे कहती हैं कि बेटवा तुम आओ चाय ले जाओ, तो इन लोगों को क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। इन लोगों को क्या कर देती, इग्नोर कर देती हैं, या ऐसा समझती हैं कि ये लोग हैं ही नहीं। क्या समझती हैं, ऐसा समझती हैं कि ये लोग है ही नहीं, ये लोग क्या है, एब्सेंट है। अब जैसे पिताजी ने कहा, क्या कहा कि ये लो बच्चा जाओ बाजार से कुछ बढ़िया बढ़िया ले आओ एकदम बनाने के लिए। तो जब पिताजी कहते हैं तो क्या करते हैं, इन लोगों को क्या कर देते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये लोग क्या है, एब्सेंट है। इसी प्रकार से फूफा जी जब कहते हैं बउआ रहने दो, तो ये भी क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि पापा मम्मी बुआ जी नहीं है। फिर जब बुआ जी कहती हैं आओ वो बैठो, है ना, उनको तो नहीं पता, वो क्या करती हैं, इन सब लोगों को क्या करती हैं, एब्सेंट अज्यूम करती हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में। देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज बैठा हुआ है Q, और यहाँ पे ग्रुप सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, यहाँ पे क्या है, ये Q4 है, ठीक। तो सबके लिए पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है कूलम्स लॉ, तो उसी के लिए देखते हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ठीक। अब इनको हटा देते हैं भाई, मम्मी जी को, पापा जी को, और फूफा जी को, बुआ जी को, ठीक है, अब हटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कहानी। देखें अब ये जो Q1 चार्ज होगा इस Q2 चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसी के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, ठीक। इसको हम लोग बोल देते हैं F1 वेक्टर। अब ये जो Q2 चार्ज होगा इस Q चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं F2 वेक्टर। अब ये जो Q3 होगा इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, इसको अपन लोग क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं F3 वेक्टर। अब ये जो Q4 होगा इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, F4 वेक्टर लिख देते हैं, ठीक। अब क्या माजरा है कि इस Q चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वो क्या होती है देख लीजिएगा भैया, वो क्या होती है देखिएगा। तो इस Q चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम लोग F वेक्टर से लिख देते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। देखिएगा अब जब हम लोग F1 निकालते हैं, Q1 की वजह से जो फोर्स आएगा उसको हम लोगों ने क्या बोला, F1 बोला। अब जब हम लोग F1 निकालते हैं, ध्यान से देखना, अब अगर जब हम लोग क्या निकालते हैं, F1 निकालते हैं, तो ये जो Q2, Q3, Q4 हैं, मतलब मम्मी फूफा ये जो बुआ हुआ है, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। जब Q2 की वजह से जब हम लोग फोर्स निकालते हैं चार्ज Q पे, तो ये जितने भी बाकी के सारे चार्ज हैं उनको हम लोग क्या लेट करते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, एब्सेंट हैं। सिस्टम में केवल एक ये चार्ज है और केवल एक ये चार्ज है। अब Q3 वजह से निकालेंगे तो सेम वही काम होगा, F3 निकल आएगा। Q4 की वजह से निकालेंगे तो सेम वही काम होगा, क्या निकल आएगा, F4 निकल आएगा। अच्छा यहाँ पे अगर F1 निकालेंगे तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे K लगा के चला करो भाई, ठीक है ना, हर मीडियम के लिए अपना K चेंज होता रहता है, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला बन सकता है जिसमें K की वैल्यू चेंज होती रहेगी डिफरेंट मीडिया के लिए, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है।
अब इस फॉर्मूले को एकदम आप लोगों को याद कर लेना भैया, ऐसे हाथ करना और ऐसे यहाँ पे छिपा के लिख लेना, बार बार देखते रहना, याद होना जाना चाहिए आपको, ठीक है ना, एकदम याद हो जाना चाहिए भाई, भूलना नहीं इस फॉर्मूले को। तो F1, F2, F3, F4 हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए भाई, ठीक। इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, सिस्टम क्या होता है, वेयर टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, जहां पे टू और टू से ज्यादा बॉडी हो क्या करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ विद ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, in a system of multiple charges, the resultant force on any charge, in a system of multiple charges, the resultant force on any charge is equal to the vector sum of all the forces, vector sum of all the forces applied by all the charges when it is assumed that all other charges are absent। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो मतलब हमें सर ये बात पता चली कि अगर जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे क्या है Q3 है। अगर इस चार्ज पे क्या निकालना हम लोगों को, नेट फोर्स निकालनी हो, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी हो, तो बिल्कुल सर सिंपल है, इसके लिए हम लोग ऐसे दिखा देंगे, इसके लिए हम लोग ऐसे दिखा देंगे, इसके लिए हम लोग ऐसे दिखा देंगे। ये अगर F1 आ गया, ये अगर F2 आ गया, इसकी वजह से जो फोर्स आ गई F3 आ गई, तो बिल्कुल सिंपल है सर, तीनों का हम लोग क्या कर रहे होंगे, वेक्टर सम कर रहे होंगे। और वेक्टर सम में हम लोग यूज करते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, ठीक है। या तो इसी को क्या कर लेते हैं, कभी कभी कंपोनेंट्स में तोड़ कर भी काम हमारा चल जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल सीख रहे होंगे, ठीक। तो इसका जनरली फिगर बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, जाएं नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा भाई, ठीक है। इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेगी अपन लोग की भाई, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की पढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉयल एनफील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने से पहले 2 मिनट समय आपका लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कभी पूरे जीवन में नहीं भूलने देंगे भाई, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, रात में सपने आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे जैसे देख लें, यहाँ पे क्या है बच्चा, खूंटा है, क्या है, खूंटा है, और खूंटे से बंधा हुआ है एक बड़ा बढ़िया एकदम डंकी, डी फॉर डंकी, डंकी हम बना देते हैं। देखिए ये हो गया डंकी, डंकी की मुंह, डंकी की पूंछ, डंकी के 4 पैर, ठीक। मजनू भाई वाली ड्राइंग नहीं है, उससे बढ़िया ही है भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास खूंटा, खूंटे से क्या बना हुआ था, डंकी। डंकी की क्या आदत होती है, मारता भैया किक। डंकी क्या मारता है, लात मारता भाई। डंकी क्या करता है, लात मारता है, ठीक है। अब देखिए डंकी के चारों ओर की एक फील्ड होगी, डंकी के चारों ओर की क्या होगी, इस प्रकार से एक इसका एक सर्टेन एरिया होगा जिसमें तुम क्या कर सकते हो, डंकी का इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डंकी फील्ड। मतलब डंकी के चारों ओर की वो वाली एरिया, डंकी के चारों ओर का वो वाला एरिया जिसमें तुम डंकी के फोर्स का, डंकी के इन्फ्लुएंस का एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डंकी फील्ड बोलेंगे। अगर डिफिनेशन बनाई जाए तो क्या बन जाएगी, द एरिया सराउंडेड बाई अ डंकी, द एरिया सराउंडेड बाई अ डंकी in which its influence can be felt by another one, in which its influence can be felt by another one is known as donkey field, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल बने रहना भाई। तो ये अब डंकी भाई साहब को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत लतियाए लिए डंकी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या होता है, तो सर जो चार्ज से आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो चार्ज से आएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा सर ये क्यों है, अच्छा हम यहाँ पे अगर एक दूसरा चार्ज ले आएंगे तो इस पर क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा भाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डंकी था, अगर हम दूसरे कोई किसी व्यक्ति को भेज देते हैं तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। सेम पूरा वही कॉन्सेप्ट है, देखिएगा भाई। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस का
एक्सपीरियंस किया जा सकता है दूसरे चार्ज के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज in which its influence can be felt by another charge, can be experienced by another charge is known as electric field। क्या डिफिनेशन बन जाएगी, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज, द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको रफ करते हैं भाई, और बात कर लेते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सर ये आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भूलेंगे नहीं हम, कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, चलिए अच्छी बात है। हम लोग पढ़ लेते हैं अब इसके आगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम होता है घर का, घर का क्या नाम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, इसको भी देखते हैं एकदम, ठीक है, बिल्कुल एकदम प्यार मोहब्बत से समझिएगा भाई, एकदम संयम बना के रखिएगा, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, एक एक चीज समझ में आएगी भाई, ठीक है। भटक जाओगे तो भटक ही जाओगे, इधर ध्यान दो। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखें जैसे देखें मान लीजिए खूंटा था हमारा, खूंटे से क्या बंधा हुआ था, डंकी बंधा हुआ था, और डंकी की आदत क्या, डिफॉल्ट डंकी लिख दें, डंकी नहीं बनाएंगे बार बार, है ना, मजाक कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ, डंकी का मजाक उड़ाते हो तुम लोग। चलो देखो यहाँ पे, तो ये क्या बंधा हुआ है, खूंटे से हमने क्या बांधा हुआ, डंकी। डंकी की आदत है ये लात मारता है। अब कितनी फोर्स से ये किक करता है, कितनी फोर्स से ये किक करता है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद तो जाओगे नहीं, खुद जाओगे नहीं, लेकिन जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे चिंगी मिंगी होते हैं उनको तुम लोग क्या कर देते हो, इनके पास भेजते हो। अब जब इनके पास भेजते हो तो तुम चेक करते हो कि लात ये धीमे मार रहा है कि एकदम दम लगा के मार रहा है। अगर धीमे मार रहा है तो हाँ चलो ठीक है, डंकी को पाला जा सकता है। अगर तेजी मार रहा चलो ठीक है, बंधे रहने दो, ठीक है ना। तो ऐसे चेक करते हो, तो क्या करते हो, किसी न किसी को भेजते हो। क्या करते हो, किसी न किसी को भेजते हो। वैसे ही काम यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। जिस चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। जिसके ऊपर स्टडी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब जिसको हम लोग भेजते हैं, जिसको हम लोग भेजते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इन्फिनाइटली स्मॉल चार्ज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने भेजा भैया, डंकी के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो सोर्स हो गया। उसके बाद जिसको आप लोगों ने भेजा वो क्या हो गया, टेस्ट पार्टिकल हो गया। मान लो छोटा चुंगू था, तुमने छोटे चुंगू को भेजा, वो क्या हो गया, टेस्ट चुंगू हो गया। यहाँ पे चार्ज को भेज रहे हैं तो ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। इन्फिनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोगों को क्या करनी है, स्टडी करनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज जिसके ऊपर स्टडी करनी है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसको भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। देखें अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। बहुत 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 जरूरी फॉर्मूला है भाई, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मतलब देखो क्या होता है, अगर मतलब देखते हैं थोड़ा समझ लीजिए, क्यू नॉट की वैल्यू को अगर हम लोग क्या लिख दें, 1 कूलाम लिख दें। फॉर्मूले से डिफिनेशन बनाना सीखिएगा। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी लिख दें, 1 कूलाम लिख दें, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहां से अगर डिफिनेशन हम लोग बनाना चाहें तो बन सकती, क्या बन सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज force acting on a unit positive test charge. Electric field intensity at a point can be defined as force acting on a unit positive
टेस्ट चार्ज। तो ये किसकी डिफिनेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। तो इसको सर हम लोग निकालते कैसे हैं? तो अभी वो हम लोग जब पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए भाई कि एक सोर्स चार्ज होगा, हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट को अंदर ले आके देखेंगे, या जो हमारे पास 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको हम लोग क्या करें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किधर ले जाएंगे? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे। इस पे जो जितनी फोर्स लग रही होगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये आ गया E इक्वल टू एफ। अब सर ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, डायरेक्शन किधर होती है? तो जिधर डायरेक्शन होती है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन होती है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। फिर से ये बात, जो डायरेक्शन होती है फोर्स की किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही डायरेक्शन होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अगर इसकी यूनिट के लिए लिखना चाहें तो हम लोग यूनिट के लिए क्या लिखेंगे? यूनिट के लिए क्या लिखेंगे? तो यूनिट के लिए पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यूनिट निकलवाई गई थी, है ना। तो बिल्कुल भाई सिंपल काम करना है। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, किसकी यूनिट निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखते किससे हैं? E से लिखते हैं। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्या किया जाए, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको पकड़ लिया, बाकी सबको एक तरफ। तो बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ क्या बचा? F। F की यूनिट न्यूटन। फोर्स क्या है? न्यूटन। क्यू, क्यू की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ठीक ठीक, तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा भाई। नहीं भी लिखिएगा तो कोई समस्या नहीं, नीचे ड्राइव की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, बार बार फिर से बताते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं भाई, और जल्दी से अपनी हेडिंग में मैं एडिट कर लेता हूँ इसी में आगे। ठीक, क्या ऐड कर लेता हूँ इसी में आगे? मैं ऐड कर लेता हूँ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज आप लोग समझते हैं ना, ऐसा चार्ज जो पॉइंट हो, ये क्या बात है? मतलब ऐसा चार्ज, जैसे हमने ये पॉइंट रख दिया तो ऐसा चार्ज होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज बोलते हैं। या आपको लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में बताया भी गया था कि जो डायमेंशन होनी चाहिए वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होनी चाहिए, है ना। ठीक, तो देख लें भाई क्या करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए करना है तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बैठा देते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू बैठा लेते हैं भाई। क्या बैठा लेते हैं? स्मॉल क्यू चार्ज बैठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है? इसकी वजह से क्या निकालनी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि सर यहाँ पे इससे आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर देंगे? आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर देंगे? एक छोटा सा छुटकू सा क्या बैठा देंगे? यहाँ पे टेस्ट चार्ज बैठा देंगे। अब ये जो प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है, तो ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें चलो ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। यहाँ पे सर आप वेक्टर भी लगा देंगे तो हम बुरा नहीं मानने होंगे। चलिए अभी के लिए छोड़ देते हैं भाई, अभी नहीं लगाते हैं वेक्टर, है ना। ठीक, तो E इक्वल टू क्या है? एफ अपॉन क्यू नॉट। हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिखा है। तो अगर इंटेंसिटी निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल एफ निकाल लेते हैं। तो एफ कैसे निकाला जाएगा? तो एफ निकालने का सिंपल तरीका है भाई, वही कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग पता है। क्या पता है? कूलम बाबा बता गए थे 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 की जगह कितना है? Q है। Q1 की जगह कितना है? Q है। Q2 की जगह कितना है? Q नॉट है। डिस्टेंस कितनी है? R है, इसका स्क्वायर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यहाँ लिख दीजिएगा भाई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ भाई लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर ये लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, एफ की जगह वैल्यू रख दीजिए। एफ की जगह कितना रखना है? 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है सर जी? क्यू नॉट। अरे एफ की जगह पे ये रखना है तो रख दिए, नीचे क्यू नॉट था तो क्यू नॉट रख दिए। अब ई के बराबर में वैल्यू चल रही, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म। यहाँ ई इक्वल टू जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, ये जो ई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया है, इसको एकदम पैक कर लीजिए भाई। पहला कूलम्ब्स लॉ, पहला कूलम्ब्स लॉ,
और दूसरा ये फॉर्मूला आपको एकदम टेटू करवा लेना हाथ में, एकदम भूलना नहीं है, जन्म जन्म तक याद रहना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक याद रखना है इस फॉर्मूले को, ठीक ना, भूलना नहीं है, ठीक। अब चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है, एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है, इस के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इसके लिए डायरेक्शन वगैरह के लिए हम कुछ बताए नहीं है, उसके लिए भी बताते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये E है, ये R है सर, Q और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं, और 1 तो बचपने से कांस्टेंट है। अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ये E हो गया, ये R² हो गया। इसके लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, इसके लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो ऐसा बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसके बारे में 2-4 अच्छी बातें बताई जाएं जो आपको कल वाले लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में जब डेरिवेशन कराए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और वो ज़रूरी बातें ज़रूर आपको सीखनी है भाई, ठीक है। इसको हटाते हैं भाई, इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। बार बार नोट लिख लिख के तैयार कीजिए नोट्स को, ठीक है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाना है भैया आपको। देखें आगे, देखें 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 आगे। जैसे हमारे पास ये क्या था, सोर्स चार्ज था, ये हमारे पास ये जो स्मॉल क्यू भी हमने लिखा था, ये कैसा चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है। हमने यहाँ पे कैसा चार्ज रखा था, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था। टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव ही होता है, और ना बहुत छोटा, इन्फिनाइटली स्मॉल होता है, तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज ही बोल दें तो आप लोग क्या समझेंगे, उसको पॉजिटिव ही समझेंगे। अब इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी। अगर इस पॉइंट P पे अगर हम लोग इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q/r²। अभी भी बताया क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो 1/4πε0 Q/r² होती है। तो वही हमने सेम लिख दिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। अगर सर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव चार्ज होगा तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। सर यहाँ पे कैसा चार्ज रखते हैं आप लोग, -Q0 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आई आपको, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, एक कैसा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, कैसा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, कैसा चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। तो जब आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है। कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। लिख देते हैं यहाँ पे, कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। कैसी डायरेक्शन होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। अगर हमारे पास कैसा चार्ज हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके लिए डायरेक्शन कैसे होगी, तो हमेशा आउटवर्ड होगी। कैसे होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी। और कैसे आउटवर्ड होगी, तो रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसे आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसे आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर हम एक चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं -Q, ये चार्ज रखा हुआ है और उसकी वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक तो ऑप्शन हो गया ये, एक तो हो गया ये, एक तो हो गया ये, 1 2 3। कौन सा सही है, कौन सा सही है, वीडियो रोक के नीचे कमेंट कर दो। बिल्कुल आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। चलो आओ देख लेते हैं। सर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड होगी। यहाँ पे पूछते तो भी कैसे होती, इनवर्ड होती। अगर पॉजिटिव होता तो आउटवर्ड होती। यहाँ पे कैसे होती, आउटवर्ड होती। ये सारी बातें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत 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 बेहतरीन तरीके से बता दी गई हैं। तो ये सारी बातें आपको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। मतलब क्या बातें क्लियर हो गई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, और इसका हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो एक एक बात को भैया ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डेरिवेशन सीखना है तो एक एक बात को ध्यान रखिएगा, बताया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा, आप लोग खुद करेंगे भाई, ठीक है। तो रफ करते हैं इसको, एक बताएंगे, एक आप लोग खुद करेंगे।
हटा दिया जाए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों एक ही चीज़ हैं। एक नाम है स्कूल का, एक नाम है घर का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ाइए। तो आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालते हैं? तो अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज द पेयर नहीं, इट इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब सर जी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बना दीजिए, माइनस क्यू लिख दीजिए, प्लस क्यू लिख दीजिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कहने का मतलब क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। तो ऐसे दो चार्जेस ले लेते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। कितनी डिस्टेंस से सर? वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l से क्या कर देते हैं हम लोग? सेपरेट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बस इतनी आसान बात थी। मतलब देखो भाई, एक चार्ज ये माइनस क्यू प्लस क्यू कितनी डिस्टेंस है? 2l डिस्टेंस पे रखे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। चलिए, बिल्कुल आसान बात थी, बिल्कुल आसान बात थी भाई। तो आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल होता है, एक होता है H2O, एक होता है HCl, और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, इनको ईजिली जल्दी पल्दी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप H2O में से H2 निकाल के पी जाएंगे, ऑक्सीजन निकाल के पी जाएंगे। पी जाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बात समझ में आई सर? H2O और HCl, जितना ये 2H क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। जैसे ही ये वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो हाइड्रोजन वाले क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं एक तरफ, 105 डिग्री का एंगल बनता है, और ऑक्सीजन वाले क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं एक तरफ, है ना। तो इस प्रकार से बन जाता है क्या? दो ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दो ही पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बन जाता है कैसा चार्ज? क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे देख लिया जाए डाइपोल मूवमेंट, देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए? डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट से याद आया कुछ? मूवमेंट से कुछ याद आया? जिनको याद आना था उनको याद आ गया। चले देखें, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई, देख लें। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। ठीक, दोनों में से कोई एक चार्ज उठा लीजिए, बीच की डिस्टेंस से क्या करा दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या मिल जाता है? डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो Q इंटू क्या कर देना है? 2l कर देना है। इसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? डाइपोल मूवमेंट बोल रहे होंगे। ये कैसी क्वांटिटी होती है? तो सर जी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या गलत सच लिख रहा है रामराव? वो रामलाल, चले। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? कूलम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी? कूलम इंटू मीटर हो जाएगी। ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो गई? कूलम मीटर हो गया। अरे भाई, चार्ज के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है? तो डायरेक्शन बिल्कुल सिंपल है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बिल्कुल कंफ्यूज आइएगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना, मतलब पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कैसी होगी? इनवर्ड होगी। ठीक, तो डायरेक्शन अगर इसके लिए देख लें तो कैसी होगी? डायरेक्शन अगर इसके लिए देख लें भाई, डायरेक्शन अगर देख ले तो किधर से किधर की तरफ? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर की तरफ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी डायरेक्शन होगी? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। अब देखिए, एक चीज जो इस लेक्चर की छूट रही है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जहां पे मल्टीपल चार्जेस हों और उनकी वजह से हम लोग को क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग कवर कर रहे होंगे तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगले ही वाले लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा भाई। पूरा ध्यान अगर आप यहाँ पे देंगे तो आप करना सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।